Assalamu alaikum and very good morning, dear students. Come in the class 7 and open your textbook, My English Book 7, at page 56. And here you will get the chapter Great Scientists Have a Questioning Mind. In previous video, we have seen the introduction of author Dr. APJ Abdul Kalam. Here in this chapter, we are going to read this chapter and I will make you understand this chapter with Urdu translation. So listen very carefully. Great scientific minds are restless with questions. They keep asking, why does this happen? Can I make it better? Or what more can this do? ग्रेट यानी कि अजीम साइंटिफिक साइंसी माइंड्स यानी जहन साइंटिफिक जो जहन होते हैं, अजीम साइंसी जो जहन होते हैं, आर रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना। वो बेचैन होते हैं जिन्हें सुकून नहीं होता, आराम नहीं होता, आराम से खाली। रेस्ट यानी आराम, लेस यानी खाली, कम, आराम से खाली होते हैं विद क्वेश्चंस की वजह से, क्वेश्चंस के साथ, यानी कि उनके जहन में बेशुमार सवालात आते रहते हैं जिसकी वजह से उनका जहन आराम नहीं कर पाता, चैन नहीं ले पाता। दे कीप आस्किंग, और वो पूछते रहते हैं, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता। कैन आई मेक इट बेटर, क्या मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। और वॉट मोर कैन दिस डू, और क्या ज़्यादा इससे अच्छा हो सकता है। ठीक है। देन लेट अस स्टडी द लाइफ ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट who lived in the same era as Einstein but about 5,000 kilometers east of Germany in India. Let us यानी चलो हम करते हैं, चलो स्टडी करते हैं द लाइफ ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि ग्रेट साइंटिस्ट की ज़िंदगी के बारे में हम स्टडी करते हैं। हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सेम एरा, उसी ज़माने में, एरा यानी ज़माना, काल, उसी ज़माने में, एज आइंस्टाइन, जिसमें आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो कि अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से बहुत फेमस हैं। बट अबाउट, लेकिन तकरीबन, अबाउट यानी तकरीबन, 5,000 यानी 5,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जर्मनी, मशरकी जर्मनी में, इन इंडिया भारत से। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो हमारे जो साइंसदान जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में सीवी रमन से मुतालिक हमने पढ़ा है, तो उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। तो सीवी रमन जिस ज़माने में इंडिया में साइंसी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उसी ज़माने में जर्मनी में, ईस्ट ऑफ जर्मनी में, जो भारत से 5,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट के कारनामे अंजाम दे रहे थे। बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन साउथर्न इंडिया इन द ईयर 1888, और वो कहाँ पैदा हुए, पैदा होना, बॉर्न यानी तिरुचिरापल्ली जो है, तो ये एंशियंट सिटी है, यानी कदीम शहर है ये, तमिलनाडु स्टेट का, भारत में, साउथर्न इंडिया में, जनूबी भारत का, इन द ईयर 1888 में, और 1888 में ये पैदा हुए थे। और जो आइंस्टाइन है उनकी 1879 है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उनकी और इनकी बर्थ डेट में तकरीबन 9 से 10 साल का डिफरेंस है। तो दोनों एक ही ज़माने में साइंसी खिदमत अंजाम दे रहे थे। रमन ग्रू अप टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, और रमन ग्रू अप यानी बढ़ना, बड़े होना, ठीक है। रमन ग्रू अप, रमन बड़े हुए, टू बी बनते हुए, बनकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, इंडिया के एक बहुत ही अजीम साइंसदान, भारत के एक अजीम साइंसदान के तौर पे वो बड़े हुए। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो बहुत ही ज़हीन तालिब इल्म थे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सीधे कब से, फ्रॉम द स्टार्ट यानी कि इब्तदाई तालीम से ही, इब्तदाई ज़माने से, यानी कि उनके जो स्कूल का ज़माना था तब से ही वो बहुत ही ज़हीन तालिब इल्म रहे हैं। एंड वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल साइंस एंड अकॉस्टिक्स, डीपली यानी कि गहराई से, ठीक है, वॉज डीपली, और वो बहुत ही डीपली यानी गहराई से इंटरेस्टेड, यानी दिलचस्पी रखते थे, दिलचस्पी थी उन्हें गहराई से, इन ऑप्टिकल साइंस, ऑप्टिकल का मतलब होता है बसरियात से मुतालिक, यानी आँखों से मुतालिक, देखने से मुतालिक, नज़रियात से
मुतालिक, रोशनी, नूर वगैरह जो हमने तबैयात यानी साइंस में पढ़ा है फिज़िक्स में। एंड अकस्टिक्स, अकस्टिक्स का मतलब होता है सुनने से मुतालिक, समयात से मुतालिक, यानी कि कान से मुतालिक जो साइंस है उसे अकस्टिक्स कहते हैं। दिस इज़ व्हाट परहैप्स led him to discover that the ridangam and the tabla produced more melodious sounds than any other percussion instrument. This is what, जिसकी वजह से, दिस इज वॉट यानी जिसकी वजह से, परहैप्स शायद, परहैप्स यानी शायद, लेड हिम, लीड यानी कि रहनुमाई करना, लेड यानी कि रहनुमाई किया, जिसकी वजह से उनकी रहनुमाई हुई या उन्होंने किया, हिम यानी उनको रहनुमाई मिली, टू डिस्कवर, डिस्कवर करने की, फाइंड करने की, ढूंढने की, दैट के द रिदंगम, रिदंगम जो है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अ बैरल शेप डबल हेडेड ड्रम विथ वन हेड लार्ज देन द अदर। इसको हम कहते हैं रिदंगम, जो कि बहुत ज़्यादा साउथर्न इंडिया में म्यूज़िक में यूज़ होता है, ढोल जैसा होता है रिदंगम। एंड द तबला, और तबला भी हमें पता है, तो वो बताते हैं कि वो तबला और रिदंगम प्रोड्यूस्ड यानी कि पैदा करते हैं मोर मेलोडियस साउंड्स, बहुत ज़्यादा सुरीली मीठी आवाज़, देन एनी अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट, देन एनी अदर यानी दूसरे तमाम परकशन इंस्ट्रूमेंट की बनिस्बत रिदंगम और तबला की जो आवाज़ है वो बहुत सुरीली और बहुत मीठी है। परकशन का मतलब होता है जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यहाँ पर उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग दिया गया है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्लेड बाय स्ट्राइकिंग, बीटिंग और टैपिंग, स्ट्राइक करके, बीट यानी मार कर, या टैप करके उंगलियों वगैरह से, जैसे झांझर, टैम्बूरिन वगैरह हमने पढ़ा है टैम्बूरिन के भी बारे में। तो दफ जिसे कहते हैं, जिस तरह के ऐसे जिसको हिला कर, शेक कर कर जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, जिनसे बजाने से जिनसे आवाज़ निकलती है, प्रोड्यूस होती है, ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को हम परकशन कहते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। ही वॉज फैसिनेटेड यानी कि वो फैसिनेट हुए, फैसिनेट का मतलब होता है मरगूब होना, किसी चीज़ की तरफ रागिब होना या मुतासिर होना, तो वो मुतासिर हुए, मरगूब हुए, बाय कलरफुल थिंग्स, कलरफुल यानी रंगीन चीज़ों से, थिंग्स यानी चीज़ों से, बी इट अ फ्लावर, बटरफ्लाई और जेम, बी इट अ फ्लावर यानी चाहे वो फ्लावर हो, फूल हो, बटरफ्लाई या तितली हो, या तो जेम यानी जवाहर हो, जो स्टोन्स वगैरह थे ना कलरफुल, तो वो हो, यानी कि फूल के ज़रिए, तितलियों के ज़रिए और जवाहरात के ज़रिए रंगीन वो फैसिनेट होते थे, वो फैसिनेट हुए। ये वॉज, यहाँ पर ये जो ही वॉज फैसिनेटेड बाय, यहाँ पर पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है। ही केप्ट सीकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, केप्ट सीकिंग का मतलब होता है वो ढूंढते रहते थे, ठीक है, ढूंढते रहना, केप्ट सीकिंग, ठीक है। जब हम कोई काम को लगातार करते रहते हैं यानी कि कंटिन्यूसली, उस वक्त हम ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस का। कीप आस्किंग यानी पूछते रहना, कीप ईटिंग यानी खाते रहना, कीप स्टडिंग पढ़ते रहना, कीप स्लीपिंग सोते रहना, इस तरह से कीप का इस्तेमाल इस ट्रांसलेशन के लिए होता है कि रहता है, करते रहता है, खाते रहता है, सोते रहता है। यहाँ पर हम ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं कीप का। तो कीप सीकिंग यानी वो ढूंढते रहते थे, केप्ट सीकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, नॉलेज यानी इल्म को, अबाउट यानी के बारे में, एवरीथिंग हर चीज़ के बारे में, अराउंड हिम उनके इतराफ़ में जो भी चीज़ें होती थी वो हर चीज़ के बारे में नॉलेज को ढूंढते रहते थे, इल्म जानने की कोशिश करते रहते थे। ही बिकेम अ स्कॉलर इन साउंड एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स, और वो बने, बिकम यानी बनना, बिकेम यानी बने, पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ही बिकेम अ स्कॉलर, वो माहिर बने, इन साउंड आवाज़ में, एंड साउंड रिलेटेड फिज़िक्स, और साउंड से रिलेटेड जो फिज़िक्स है उसमें वो माहिर बने। वन डे, एक दिन, अ शिप सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लंदन टूवर्ड्स कैलकाटा, एक दिन उनका जो जहाज़ है, सेल्ड यहाँ पर भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, जा रहा था, गया वो, पोर्ट ऑफ बंदरगाह यानी पोर्ट यानी कि बंदरगाह, लंदन की बंदरगाह से कलकत्ता की तरफ जहाज़ जा रहा था, निकला। ऑन बोर्ड यानी कि जहाज़ पर, इन द शिप, ऑन बोर्ड यानी इन द शिप, वॉज यंग सी.वी. रमन, नौजवान सी.वी. रमन जो थे, हु हैड डिलीवर्ड, जिन्होंने पेश की, हैड डिलीवर्ड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, हैड डिलीवर्ड अ लेक्चर, उन्होंने एक लेक्चर यानी एक तकरीर डिलीवर्ड की, पेश की, ऑन द अकस्टिक्स,
ऑफ द वायलिन इन लंदन। वायलिन के अकॉस्टिक्स पे यानी कि साउंड पे उन्होंने लंदन में एक स्पीच डिलीवर की। ही वॉज नाउ ऑन द शिप्स डेक। अब वो शिप के डेक पर थे। डेक का मतलब होता है शिप के आगे का हिस्सा। देखो यहाँ पर सीवी रमन खड़े हुए हैं, आगे यहाँ पर हाथ टिकाकर खड़े हुए हैं डेक पर। तो यहाँ पर अब वो खड़े हैं गेजिंग एट द ब्लू वाटर्स ऑफ द ओशन। और ओशन यानी कि बहुत बड़ा समंदर जो होता है उसे ओशन कहते हैं। तो बहुत बड़े समंदर के जो ब्लू वाटर था, नीले पानी को वो गौर से देख रहे थे, देखते हुए खड़े थे। एज ही ग्लांस्ड अप एट द स्काई, जैसे ही उन्होंने आसमान की तरफ, ग्लांस नहीं अचानक से नज़र पड़ना, उसे हम ग्लांस कहते हैं। अचानक से ग्लांस्ड अप यानी कि यहाँ फ्रेजल वर्ब है ये। अचानक से जैसी उनकी आसमान की तरफ नज़र गई, विच वॉज ऑफ द सेम शेड एज द ओशन, जिसका भी कलर सेम था ओशन की तरह यानी समंदर की तरह। आसमान भी नीला और पानी भी नीला। अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पॉप्ड अप इन हिज हेड। सीरीज यानी कि बहुत सारे लगातार आना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ऐसे क्वेश्चंस की एक सीरीज़, सवालात की एक सीरीज़, पॉप्ड अप, ये भी फ्रेजल वर्ब है यानी अचानक से आना। तो आती उनके सडनली यानी कि अपीयर हुई उनके जहन में, ये आने लगी एक क्वेश्चन की सीरीज, सवालात आने लगे। देखिए क्या सवालात आए अब उनके जहन में। व्हाई आर बोथ द सी एंड द स्काई ब्लू इन कलर? व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस अकरेंस? तो पहला क्या सवाल आया, वाई आर बोथ द सी एंड द स्काई ब्लू इन कलर, कि ये आसमान और पानी दोनों भी नीले क्यों है, दोनों भी नीले रंग के क्यों है। ठीक है, सी यानी कि समंदर और आसमान दोनों नीले रंग के क्यों है। वॉट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस ऑक्यूरेंस? इन दोनों के ऑक्यूरेंस, साइंस क्या है इनके पीछे छुपा हुआ, इनके पीछे साइंस क्या है, इनकी ऑक्यूरेंस यानी कि वाक्य होना, इस इवेंट, इस फैक्ट के पीछे यानी सच्चाई के पीछे आखिर साइंस क्या है। सो नाउ कम एट द पेज 57. His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. His mind seemed to suggest, उनका दिमाग, हिस यानी उसका, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सब इसमें प्रोनाउन में। हिज माइंड यानी उनका जहन, सीम्ड टू सजेस्ट, वो सजेस्ट करने लगा, यानी सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, तजवीज़ करना। वो तजवीज़ करने लगा उनका जहन, दैट द रीज़न, कि रीज़न जो है वजह, रीज़न यानी कि वजह, कुड बी, कुड कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, कुड बी यानी हो सकना, हो सकती, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर होना यानी कि इंतशार होना, फैलना। तो लाइट का फैलना हो सकता है, इंतशार होना हो सकता है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर यानी कि पानी, पता है, मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी के सालेमात के ज़रिए, पानी के सालेमात के ज़रिए, पानी कैसा सालेमा है, H2O का, है ना, केमिकल उसका जो कंपाउंड है वो H2O है, यानी दो हाइड्रोजन है उसमें और एक ऑक्सीजन है। तो वाटर मॉलिक्यूल के ज़रिए लाइट का स्कैटरिंग हो सकता है। इस तरह से बता, लाइट स्कैटर होने की वजह से आसमान का और पानी का कलर जो है तो वो यकसा है, ब्लू कलर है। हावेवर, जबकि, हावेवर यानी जबकि, his theory was yet to be proved scientifically, जबकि उनकी जो थ्योरी थी, हाँ, तो वो अभी तक, या यानी तक, वो अभी तक बाकी थी। प्रूव यानी कि साबित होना, टू बी यानी होना, प्रूव साइंटिफिकली, साइंटिफिकली साबित होना बाकी थी। टू बी प्रूव ये भी यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल है। व्हेन द शिप एंकर्ड एट कैलकटा, जब शिप एंकर्ड हुई यानी जब जहाज़ को लंगरअंदाज कर दिया गया, यानी कि बांध दिया गया, जब कैलकटा पर रुक गई वो, जब the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. नौजवान आदमी जो थे, नौजवान आदमी इमीडिएटली यानी फ़ौरन, वेंट ऑन यानी गए, टू कंडक्ट यानी कि अमल करने, एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बात करने के लिए वो फ़ौरन गए, टू प्रूव हिज थ्योरी, उनकी थ्योरी को साबित करने के लिए। अब तो पहले उन्होंने सोच चुके थे, उनके जहन ने भी उन्हें बता चुका था कि इस पानी का और आसमान का कलर जो है तो वाटर मॉलिक्यूल, लाइट के स्कैटरिंग जो है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है। इस वजह से शायद पानी का और आसमान का कलर एक होता है। ये इस थ्योरी को साबित करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स, उनकी तहकीक ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स यानी कि हो चुका हमारा बसरियात, द साइंस ऑफ लाइट,
लाइट का साइंस यानी नूर का, रोशनी का साइंस, रिजल्टेड नतीजा निकला, इन द डिस्कवरी हुई यानी कि तलाश हुई, ऑफ द रमन इफेक्ट की खोज हुई उससे, ठीक है, उनकी रिसर्च से। ही अनाउंस्ड इट टू द साइंटिफिक वर्ल्ड इन मार्च 1928, और उन्होंने अनाउंस्ड किया यानी कि इसका ऐलान कब किया उन्होंने, टू द साइंटिफिक वर्ल्ड यानी साइंसी दुनिया को, मार्च 1928 में। यानी कि कौन सी थ्योरी का, रमन इफेक्ट किसे कहा गया, जो आसमान और समंदर के पानी की रीज़न जो उन्होंने मालूम किया कि ये ब्लू क्यों है दोनों भी, उसका जो रीज़न उन्होंने मालूम किया एक्सपेरिमेंट करके, उस इफ़ेक्ट को उन्होंने, उस थ्योरी को उन्होंने रमन इफ़ेक्ट कहा। और रमन इफ़ेक्ट उन्होंने कब अनाउंस किया, मार्च 1928 में। द डिस्कवरी वन हिम द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1930, और इस डिस्कवरी ने, इस खोज ने उन्हें जिताया, वन यानी जीतना, विन यानी जीतना, वन यानी जीता, उन्हें जिताया, वो जीते, हिम उन्हें जिताया उसने, द नोबेल प्राइज़ जिताया, ठीक है, फॉर फिज़िक्स के लिए, इन 1930 यानी 1930 में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू एन एशियन, ये पहला वक्त था, इट वॉज द, देखो यहाँ पर फिजाइया एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल हुआ, इसलिए पढ़ना भी उसी अंदाज से है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू एन एशियन, यानी कि पहला ही टाइम था कि एक एशियन को, सिर्फ भारत के ही साइंसदान नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी, और एशिया जैसे हमें पता ही ना कि 7 बर्र आज़म है, और हम जिस बर्र आज़म में रहते हैं वो बर्र आज़म एशिया है, यानी कि दुनिया को, पूरी दुनिया को 7 ज़मीन के बड़े हिस्सों में, बर्री हिस्सों में और 4 बहरी हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो उसमें से एक है एशिया जिसमें हम रहते हैं। तो ये एशियन थे जो ये भारत में रहते थे, और उन्हें ये अवार्ड जो है तो कब मिला, 1930 में नोबेल प्राइज़ से उन्हें अवार्ड किया गया था, और ये एशिया के फर्स्ट साइंटिस्ट थे। द डे ही डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट, 28 February was later declared as National Science Day. द डे ही डिस्कवर्ड, जो दिन उन्होंने डिस्कवर किया था, फाइंड किया था, द रमन इफेक्ट को जो थ्योरी है उनकी, उसके रमन इफेक्ट कहा गया, जिसे इन्होंने डिस्कवर किया था, वो 8 फरवरी थी। तो वॉज लेटर डिक्लेयर, यानी बाद में डिक्लेयर हुआ वो, एज नेशनल साइंस डे, यानी कि कौमी साइंसी दिन के तौर पे उसे डिक्लेयर किया गया। इवन बिफोर दिस, उसके पहले ही, इवन बिफोर दिस यानी उससे पहले ही, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected fellow of the Royal Society in 1924. इवन बिफोर दिस यानी उससे पहले ही, his contribution यानी उनका जो हिस्सा था, उनका हिस्सा, contribution यानी हिस्सा, to the science of ऑप्टिक्स हैड बिन एक्नॉलेज, ऑप्टिक्स के साइंस में यानी कि रोशनी के साइंस में, लाइट के साइंस में, हैड बिन एक्नॉलेज, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, हैड बिन एक्नॉलेज यानी कि एक्नॉलेज यानी कि कबूल होना, कबूल किया जाना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। तो उनको एडमिट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, उनके जो उनका हिस्सा था साइंस के, ऑप्टिक साइंस में जो उनका हिस्सा था, जो उन्होंने काम किया, उसको कबूल किया गया, एंड ही वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1924, और वो रॉयल सोसाइटी के इलेक्टेड फेलो, इलेक्ट होना यानी कि मुंतखब शुदा, फेलो यानी रुकन, वो रुकन थे एक, वहाँ के एक मुंतखब शुदा रुकन के तौर पे उन्हें एक मुंतखब किया गया था, ऑफ रॉयल सोसाइटी 1924 में रॉयल सोसाइटी में। अब रॉयल सोसाइटी क्या है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। रॉयल सोसाइटी है एक बहुत बड़ी साइंटिफिक सोसाइटी, एकेडमी है ये ब्रिटिश साइंस सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, और ये दुनिया की वर्ल्ड्स की ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी है, जो कि 1660 में फाउंड हुई थी, यानी कि फाउंडेशन उसका कब हुआ था, 1660 में बनी थी वो, और जहाँ पर बहुत सारे मतलब साइंसदान जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ऐसी रॉयल सोसाइटी में 1924 में ही उनका इलेक्शन हो गया था एक फेलो के तौर पे, रुकने के तौर पे, जबकि उनकी जो थ्योरी थी वो तो कब हुई थी साबित, 1928 में, और 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। देन
You would have learnt about the Raman effect in detail at school. You would have learnt, अब आपने पढ़ चुका होगा अबाउट द रमन इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल तफसील से एट स्कूल में. बट डू यू नो द डिस्कवरी सब्सिक्वेंटली हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 केमिकल कंपाउंड्स. बट डू यू नो, लेकिन क्या आपको पता है, आप जानते हो, द डिस्कवरी यानी कि उनकी जो खोज थी, तलाश थी, ये सब्सिक्वेंटली यानी कि आगे चलकर, ठीक है, लगातार मतलब आगे चलकर, हेल्प्ड उसने मदद की, इन डिटरमाइनिंग यानी कि पता लगाना, ठीक है, मतलब सब्सिक्वेंटली यानी कि आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद, हेल्प इन डिटरमाइनिंग पता लगाने में, द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल यानी अंदरूनी, स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है साख्त, है ना, साइंस में हम पढ़ चुके हैं अंदरूनी साख्त, स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 कुछ 2000 केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल मतलब कीमियाई, कंपाउंड यानी मुरक्कबात, केमिकल कंपाउंड्स के अंदरूनी साख्त के को पता लगाने में उनकी ये थ्योरी ने बहुत मदद की है. ठीक है, केमिकल कंपाउंड भी आपको पता है, जैसे कि वाटर भी एक केमिकल कंपाउंड है. क्या है उसका? H2O. जैसे कि सॉल्ट केमिकल कंपाउंड है, उसका केमिकल कंपाउंड क्या है? NaCl. ठीक है, इस तरह के NaCl, CO2, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं. एंड कैन यू गेस, यानी कि केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड यानी केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हुआ है. फिजिक्स के है ये साइंटिस्ट, लेकिन इनकी थ्योरी को केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाने लगा. एंड कैन यू गेस, और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या पहचान सकते हो, वॉट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट रमन यूज्ड टू प्रूव हिज थ्योरी वॉज. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इक्विपमेंट यानी कि आलात, दैट रमन यूज्ड, जो रमन ने इस्तेमाल किए, यानी जो साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किए, टू प्रूव, साबित करने, हिज थ्योरी, उनकी थ्योरी को, वॉज, कितने थे वो, है ना, कॉस्ट क्या थी, उसकी कीमत क्या थी, जो रमन ने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, उन इक्विपमेंट की, उन आलात की कीमत क्या थी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या. अ मीज़ली 200 रुपीज़, बहुत ही कम, सिर्फ 200 रुपये. देखो कितने कम थे. मीज़ली का मतलब भी शायद यहाँ पर दिया गया है, हाँ, यहाँ पर मीज़ली, अ वर्ड यूज टू इंडिकेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट. बहुत ही कम कीमत को हम इस्तेमाल करने के लिए हम मीज़ली का इस्तेमाल करते, कम कीमत बताने के लिए. रमन स्ट्रांगली फील दैट साइंटिस्ट शुड not be confined to laboratories to solve scientific problems. रमन स्ट्रांगली फेल्ट, यानी कि रमन ने बहुत ही डीपली और गहराई से उन्होंने महसूस किया दैट के साइंटिस्ट, जो साइंसदान होते हैं, शुड नॉट बी कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड होना, ठीक है, यानी कि महदूद होना, टू लेबोरेटरीज़ किसे कहते हैं, जहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, जहाँ पर साइंसी आलात होते हैं, और वहाँ पर साइंस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ड्रग्स बनाने के लिए, या तो ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, केमिकल्स वगैरह तजुर्बात किए जाते हैं, या टीचिंग की जाती है साइंस की, उसे हम लेबोरेटरीज़ कहते हैं. तो नॉट टू बी कन्फाइंड टू लेबोरेटरीज़ टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, यानी कि साइंटिस्ट को लेबोरेटरीज़ तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ही खोज और तलाश नहीं करनी चाहिए टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. दे शुड उन्हें सर्च करना चाहिए, उन्हें तलाश करना चाहिए, अराउंड देमसेल्व्स, उनके अतराफ में, एंड फाइंड, और ढूंढना चाहिए, दोज आंसर्स, दोज यानी उन जवाबात को, इन अकॉर्डेंस विथ नेचर, जो नेचर के मुताबिक हो, अकॉर्डेंस यानी कि के मुताबिक होना, विथ नेचर यानी कि कुदरत के मुताबिक जो है, तो उस तरह से उन्हें मतलब लेबोरेटरीज तक महदूद ना रहते हुए अपने अतराफ़ में उन्हें तलाश करना चाहिए, जिस तरह से रमन ने तलाश किया था, साइंटिस्ट रमन ने जिस तरह से आसमान और समंदर को देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ऐसा क्यों होता है, फिर उन्होंने खुद से सोचा और उसके बाद वो लेबोरेटरी में गए. इस तरह से हर साइंटिस्ट को करना चाहिए. For the essence of science lies in dependent thinking and hard work and not in equipment. ठीक है, यानी कि for the essence of science essence यानी कि खुशबू को भी कहते हैं हम, यानी कि साइंस के विकार के लिए, साइंस की शान के लिए, साइंस की जो शान है, लाइज यानी छुपी हुई है उसमें. लाई का मतलब होता
बिखरना होता है, या तो बहुत सारे मीनिंग्स में लाई का इस्तेमाल होता है, यानी उसमें है, यहाँ पर लेंगे। साइंस का विकार किस में है? इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद, ठीक है, आज़ाद थिंकिंग में, आज़ाद सोचने में, आज़ाद ख्यालों में। एंड हार्ड वर्क, और सख्त मेहनत करने में। एंड नॉट इन इक्विपमेंट, और आलात में नहीं है, ठीक है। हाउ ट्रू, कितना सही है। दो द ओशंस and the sky have always been blue in color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it. देखो यहाँ पर अब क्या लास्ट में क्या कहा गया है? Though the ocean and the sky have always been blue in color, जब हालांकि आसमान और समंदर हमेशा से ब्लू इन कलर में रहे हैं। कैसे रहे? कलर में ब्लू रहे हैं, नीले रहे हैं कलर में। इट नीडेड, लेकिन इसे ज़रूरत थी, अ क्वेश्चनिंग माइंड विद अ साइंटिफिक आउटलुक। क्वेश्चनिंग माइंड यानी कि सवाल करने वाला जहन विद अ साइंटिफिक आउटलुक, यानी कि साइंसी नुक्ते नज़र से, टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीज़न ढूंढने के लिए। यानी कि किसके पीछे का रीज़न? कि आसमान और समंदर ये दोनों भी एक रंग के क्यों है, ब्लू रंग के क्यों है, इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे की जो वजह है, इसे ढूंढने के लिए एक सवालात वाले क्वेश्चन की, यानी कि साइंसी नुक्ते नज़र से सवालात करने वाले जहन की ज़रूरत थी। तो ये सबक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है चैप्टर। तो हम यहाँ के साइड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थिंक एंड आंसर, व्हाई ग्रेट साइंटिफिक माइंड रेस्टलेस। ग्रेट साइंटिफिक माइंड क्यों रेस्टलेस होते हैं? बिकॉज, क्योंकि उनके जहन में बेशुमार सवालत होते हैं। दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड, दैट्स व्हाई दे कांट रेस्ट। यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। वॉज रमन इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, क्या रमन को आर्ट्स में दिलचस्पी थी? तो हम हाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट था उसके बारे में उन्होंने बताया था कि रिदंगम एंड जो तबला है हैव द मोर मेलोडियस साउंड दैन एनी अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्हें आर्ट्स में दिलचस्पी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what does one have to do to prove theory scientifically? अपनी थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, वन शुड हैव टू डू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव अ थ्योरी साइंटिफिकली। उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल सकता है, आप इस यहाँ पर से कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। देन listen and answer, what won Raman the Nobel Prize for Physics in 1930? डिस्कवरी ऑफ, किसने जिताया था? उनकी जो डिस्कवरी थी, किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट वन हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। वाई वॉज 28 फरवरी डिक्लेयर्ड एज नेशनल साइंस डे? क्यों 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे ने डिक्लेयर किया था? क्यों किया था? क्योंकि उस दिन उनकी थ्योरी क्या हुई थी? डिस्कवर हुई थी। द डे ही डिस्कवर द रमन इफेक्ट, 28 February, that is why on the 28 February his theory was discovered. Raman's theory was discovered, that is why 28 February declared as a national science day. According to Raman, what are the qualities of a good scientist? रमन के मुताबिक एक गुड साइंटिस्ट की क्वालिटी क्या है? कि रमन के मुताबिक गुड साइंटिस्ट की क्वालिटी क्या है? कि एक जो अच्छा साइंटिस्ट है, गुड साइंटिस्ट है, उसको शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द लैबोरेटरीज टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, है ना, एंड दे शुड सर्च अराउंड देमसेल्व्स एंड फाइंड दोज आंसर्स इन अकॉर्डेंस विद नेचर। और एक अच्छा साइंस दूसरा कैसा होना चाहिए? अ गुड साइंटिस्ट शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड हैव द इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एंड ही शुड बी हार्ड वर्कर, है ना, एंड शुड नॉट बिलीव इन द इक्विपमेंट मोर देन द हार्ड वर्क। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इसके आंसर्स मैं आपको PDF बनाकर भी भेज दूँगी, तो कोई इशू नहीं इसमें। देन अकॉर्डिंग टू हो गए यहाँ पर, हाँ, थिंग्स टू डू, चीज़ें जो हमें करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। फाइंड आउट मोर अबाउट द रमन इफेक्ट।
अब आपको रमन इफेक्ट के बारे में और ज़्यादा आपको फाइंड करना है, ढूंढना है। ये होमवर्क आपके लिए है। फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के मुताबिक आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। आइंस्टाइन का आप क्या करोगे, अब आपको मैं यहाँ पर एक होमवर्क देती हूँ। आइंस्टाइन का फ़ोटो भी आप तलाश करो, नेट पर सर्च करो, और अगर हुआ तो उसका प्रिंट निकाल कर बुक में लगाओ और उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और अब मैं सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि 5 साइंटिस्ट लेते हैं और 5 साइंटिस्ट की पूरी बायोग्राफी हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो या आप एक फ़ाइल बनाएंगे या तो एक बुक, स्क्वायर बुक तैयार कीजिए। उसमें हर साइंटिस्ट का फ़ोटो के साथ में उनकी बायोग्राफी, उनके कुछ इंसिडेंट और उनके मतलब बर्थ डेट क्या है उनका, उन्होंने कौन सा मतलब थ्योरी क्या है उनकी, क्या इजादात क्या है, ये सब लिखकर हम उसकी एक फ़ाइल तैयार करेंगे, ठीक है, साइंसदान की मालूमात की। देन डू यू हैव एनी क्वेश्चंस लाइक रमन? क्या आपको भी कोई क्वेश्चन आता है रमन की तरह? आपके पास भी कोई क्वेश्चन है? नोट देम डाउन एंड डिस्कस देम विद अदर्स। उसे भी आप लिखिए, नोट कीजिए और डिस्कस कीजिए विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ में डिस्कस कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में वर्कशॉप लेंगे हम।